धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और कल एक खबर पर हम चूक गए हैं, उस पर हमें विस्तार से बात करनी चाहिए थी। हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत को लेकर, उनकी मौत को लेकर, लेकिन पुष्टि नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा और डिटेल में जाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि वेस्ट मीडिया हो या यहूदी मीडिया हो, वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा रचता रहता है। रात दिन ये भी बताता रहता है कि याहिया सिंवार मारे गए हैं, और हम पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए पत्रकारिता एक मिशन है, ना कि कमीशन है। तो आज फिर बात करेंगे इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या जो डिस्क्लेमर टाइप का लगाने की मैंने कोशिश की है वो ठीक किया कि गलत किया? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक पत्रकारिता, मात्र पत्रकारिता ही नहीं, आपका जो आप दशकों से इसमें लगे हुए हैं, और मैं भी जो भिन्न रूप में लगा हूं और हम जुड़े हैं, बल्कि हम वास्तव में एक विकल्प की राजनीति के लिए आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे हजारों लोग होंगे, इसमें संदेह नहीं। हम ही एकमात्र मतलब तोप नहीं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और हमसे भी ज्यादा लोग हो सकता है काम कर रहे हो। तो उस कोशिश के लिए जरूरी है कि जो सही खबर आता है उसके विश्लेषण के लायक यदि बनता है तो हम बातें करें, और हम अपने सुनने वालों के पास पहुंचाएं, और उनकी प्रतिक्रियाओं का भी हम ध्यान रखें कि वो क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और एक लाइन में यही कहूंगा कि पत्रकारिता सनसनी फैलाना नहीं है। आज वैसे तमाम पत्रकारिता यहीं तक सिमट गई है कि कौन कितनी बड़ी सनसनी फैला सकता है। खैर, अब शुरुआत करते हैं खबरों के। पहला जो अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ। आप जानते ही हैं 2 चरणों का मतदान हो चुका है जम्मू कश्मीर में। आज तीसरे चरण के लिए वहां पर प्रचार रुक जाएगा। परसों 1 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, और फिर हरियाणा में भी मतदान होना है। और इसी बीच अगर खबर आ जाए कि चुनावी बॉन्ड को लेकर देश की वित्त मंत्री यानी मोदी सरकार की महिला मंत्री पर कर्नाटक में एफआईआर हो रही है, तो खबर तो बड़ी है ना सर? खबर निश्चित रूप से बड़ी है। इसके पहले एक लाइन में हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत की जो संघीय संरचना थी, यानी हर स्टेट का भी इस देश के अंदर में, हर प्रोविंस का, हर राज्य का भी अस्तित्व होता था, अभी भी कहने के लिए है, लेकिन उसके कुछ खास अधिकार होते थे जिसमें केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आज ही बर्बाद किया गया, कांग्रेस के समय में भी उसमें तोड़फोड़ होता था, लेकिन आज पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया है। इसके बावजूद कर्नाटक के कोर्ट ने, चूंकि वहां के एक जाने माने नेता का हम कहें, आदर्श अय्यर, जो जन अधिकार या जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोर्ट में फाइल किया था, या पुलिस के पास फाइल किया था। पहले वहां पर नहीं हो रहा था एफआईआर, कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद अंततः एफआईआर हुआ। और यह केवल हमारे वित्तीय मंत्री, जैसा आपने कहा, उन्हीं को नहीं, इसमें जो धारा 120 या उस तरफ का जो लगा होगा, उसमें अन्य लोगों के नाम है। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कर्नाटक भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है, जेपी नड्डा का नाम है, इन सबों का नाम है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का भी नाम है। क्या है कि जबरन वसूली किया है, आपराधिक साजिश की है, वगैरह वगैरह। तो यह अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि हमें पता है कि ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनका क्या रोल आजकल बनता है, सरकार के किस तरह से वो अधीन होकर काम करते हैं, यानी भाजपा के एक्सटेंशन के रूप में काम करते हैं। क्या रिजल्ट होगा वो महत्वपूर्ण है। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में यह संदेश जा रहा है। जी सवाल मैं उसी पे आना चाहता हूं जो आपने कहा कि क्या होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने देखा प्रज्वल रमन्ना की एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। लेकिन यहां तो ईडी को पार्टी बनाया जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी बनाया जा रहा है, जिनकी केंद्र में सरकार चल रही है, वित्त मंत्री को पार्टी बनाया जा रहा है। क्या कर्नाटक पुलिस का कोई दरोगा, इंस्पेक्टर इतनी हिमाकत कर पाएगा या हिम्मत कर पाएगा, जो भी शब्द आप समझें या जो अच्छा लगे, कि इनसे जाके पूछताछ भी कर ले? 95% से ज्यादा उम्मीद है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कि यह लोग लेटर ही भेजते हैं, जिस रूप में हो, कि भाई आप आइए, हमारे थाने में आइए, हमें इस बारे में पूछताछ करनी है, तो देखें क्या होता। वैसे हमें इतिहास पता है, जब आज के गृह मंत्री के खिलाफ जो केस था और उनको कई समन भेजे गए, नहीं अंततः कुछ हुआ।
और कैसे पुराने जज एक आशंकित अवस्था में मारे गए हैं, नए जज आए हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे उस पर। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि बिना उनको बुलाए, बिना प्रश्नों के उत्तर किए हुए केस ही खारिज कर दिया। हो सकता है हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से उस पर खारिज कर दिया जाए। आपको यह भी याद होगा कि अंबानी के खिलाफ जो उस समय 13-14 दिन की जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब उसमें जोश था और उसने जो FIR लॉन्च करवाया था दिल्ली क्रिमिनल ब्रांच की तरफ से, जब केंद्र सरकार में सत्ता आई है भाजपा की, तो पहला दिन उन्होंने काम किया कि जो भी ये थी दिल्ली क्राइम ब्रांच थी उसको अपने अधीन ले लिया और वह FIR को खारिज कर दिया। जी, कुछ भी कर सकते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं। जजों के भी कत्ल हो चुके हैं, सवाल उठे हैं, लेकिन इंसाफ कौन देगा? आप समझ गए, हम जज लोग की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा चुनाव आयोग भी बता चुका है क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज निकल के बाहर बता चुके हैं कि किस तरीके का लोकतंत्र वर्तमान समय में देश के अंदर बन चुका है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का लंबा चौड़ा दौरा करके लौटे हैं। मीडिया वाहवाही कर रहा है, भक्त बड़े खुश हैं, लेकिन अगर पीछे से OCI जो वीजा हैं, कार्ड धारक हैं, उनकी भारत में एंट्री नहीं हो पा रही, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। OCI का भी अपनी कहानी है, यानी ओवरसीज सिटीजन्स कार्ड जो उनका बनता है, इसमें उसके आधार पे उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसके आधार पे जो अंदर आने की बात थी, यानी बिना वीजा के आ सकते थे जो वहाँ भारतीय अमेरिकी रह रहे हैं, यानी NRI का एक्सटेंशन या कुछ उस तरह का चीज है। हालांकि इस पे न्यूयॉर्क सिटी के जो भी हमारे कंसुलेट जनरल हैं या एम्बेसी के अधिकारी, उन्होंने कहा कि नहीं, अफवाह है, लेकिन 2-3 हालतों में वैसे लोगों को बंद किया जा सकता है। पहला कि वो भारतीय संविधान को ना मानते हो। अब इसका आधार क्या होगा मैं नहीं कर सकता हूं। भारत के अंदर में ही भारत के संविधान को ना मानने वाले सत्ता में तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन खैर उनका है। आपराधिक कोई मामला लंबा ना हो, जेल में ना हो, यहाँ के सरकार के खिलाफ ना कर रहा हूं, तो ये सब मतलब रोक जो रुकावट जो है ABCD बनता है वो काफी बनता है। हो सकता है ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने बंद किया हो, तो वास्तव में अफवाह है कि नहीं है। यहाँ के NRI, यहाँ के बाहर लोग जाकर बसे हुए, उनकी समस्या है, और चूंकि मास स्केल पे नहीं है, इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा कहना अभी मुश्किल है। जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका में खड़े होकर कह रहे थे कि चीन का बड़ा धन्यवाद, UAE का बड़ा धन्यवाद, सऊदी अरब का बड़ा धन्यवाद, IMF से हमें कर्जा दिलवा दिया। लेकिन अभी पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसने अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ करी है कि भाई साहब आपकी वजह से IMF ने कर्जा दिया है। तो क्या 2 मैसेज नहीं निकल रहे हैं सर, कि एक तो ये सेना के पिट्ठू हैं और दूसरे पाकिस्तान में जो भी करती है सेना ही करती है। अब एक तरह से देखिए कि जो एक शर्म की बात होती कि हम दूसरे से कर्ज ले रहे हैं, वो भी कर्ज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी सेक्टर या कुछ भी हो उसको बढ़ाने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि पहले से जो हमने कर्ज ले रखा उसको चुकाने के लिए ले रहे हैं। और इस पे इतना मतलब गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। जैसे श्रीलंका के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, मार्क्सवादी हैं, वो भी फूल रहे हैं कि IMF से बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती चल रही है। यदि सूदखोर से अच्छी दोस्ती चल रही है, बकरी का बाघ के साथ अच्छी दोस्ती चल रही है, तो नतीजा सबको मालूम है। जहां तक पाकिस्तान की बात, 1956 से कर्ज ले रहे हैं और गोल 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 होता हुआ कर्ज बढ़ता जा रहा है। या कर्ज के ऊपर जो कर्ज आ रहा है उसको चुकाने के लिए एक और कर्ज लेंगे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है और पाकिस्तान की जनता को यह याद रखना चाहिए कि यह अंतिम कर्ज होगा IMF से। यह बिल्कुल बकवास है। और जहां तक आर्मी के चीफ, पता नहीं उनका कैसे रोल है, भूतपूर्व जो इनके इंटेलिजेंस चीफ थे अफगानिस्तान जाके कुछ बोल के आ गए, उनके खिलाफ केस चला दिया इन्होंने कि भाई वो देशद्रोह का मसला है। और ये पाकिस्तान के आर्मी के चीफ IMF के हेड से मिलकर कैसे बन गए। और जहां तक चीन, UAE, सऊदी अरेबिया की बात है, वहां की पूंजीपतियों को, सरकारों को नहीं, पूंजीपतियों को यदि धन्यवाद दे रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब है कि उसका भी, उनका भी हाथ है। तो यह और दलदल में फंसते जा रहे हैं। हाँ, कुछ समय के लिए ये और उनके तथाकथित लोग यदि $8 बिलियन का है, 10% वे ले तो पता नहीं, आप जोड़ ले कितना करोड़ों में, अरबों तक में भी इनकी पाकिस्तानी रुपये क्या आएगा और ये लोग मजे करेंगे। जी बिल्कुल आप सही करें। वैसे ये नजारा आप अपने गली मोहल्लों में भी देख सकते हैं। लोन पर कार ले आए, लोन पे मोबाइल ले आए, लोन पे फर्नीचर लाके घर के अंदर रख दिया और पड़ोसियों को दिखा रहे हैं साहब बहुत बड़े मालदार हैं। बाद में पता चलता है जब उठ के जाता है। तो बर्तन बिकने जा रहे हैं पाकिस्तान के, ये कहा जा सकता है, लेकिन वहां की जनता को ऐसे दिखाया जा रहा है कि साहब पता नहीं क्या लाके दे दिया गया है। अगली खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के शाही परिवार में जो प्रिंसेस डायना थी, उनका जो एक बेटा है
वो असल में उनके पति से ही नहीं है। ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं सर? अब देखिए, जब ये बच्चा पैदा हुआ था 2 साल का या 3 साल का होगा, यानी अभी जो प्रिंस बने हुए हैं और आगे शायद राजा भी बन जाए, तो उसी समय से अफवाह था कि जो इनका घुड़सवार था, जो ट्रेनिंग देता था, उनके साथ संबंध था। और उसका जो बाल है, जो उस तब का रंग का है, मतलब रेडिश कलर है, वह घुड़सवार से मिलता जुलता है। तो मतलब इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन अभी जो इनकी हेयर ड्रेसर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जब दोनों का संबंध हुआ, अब जिस रूप में भी संबंध हो उसकी चर्चा नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। उसके पहले ही आपके हैरिस पैदा हो चुके थे। तो उसका उन्होंने खुलासा दिया है कि इस बात को, किताब लिखा है कि इस बात को बंद करना चाहिए कि प्रिंस हैरिस अभी किसके बेटे हैं। वह निश्चित रूप से प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं, जो अभी के वहां के राजा है। तो यह मतलब कहें तो फिल्मी दुनिया का एक और मतलब वो है। और लोग बाग वहां के बड़े चाव से पढ़ते, देखते हैं, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। जी, डीएनए क्यों नहीं करा लेते हैं? आजकल तो जमाना आ गया है, सब टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। यह प्रश्न यदि उनके बाप को या राजघराने को उठता तो जरूर वो डीएनए करवा सकते हैं। या हो सकता वहां का कोई पागल, या सही में जैसे कर्नाटक में हमारे बंधु चले गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया, वैसे कर दे कि ये हमारे राजा बनने लायक नहीं, डीएनए करवा के चेक किया जाए। तो कोई ठिकाना नहीं है। वैसे ब्रिटेन जो है अपने जनता को दबाने के लिए राजशाही का बड़ा जबरदस्त सम्मान करता है, उनको बना के रखता है। यदि वास्तव में उनके बेटे नहीं है तो तथाकथित रूप से यह जो प्रचार होता है और सैकड़ों हजारों वर्ष आ रहा है कि यह राजा का बना, राजा जो है वो भगवान का दिया हुआ है, तो वह तो खत्म हो जाएगा। भगवान ये तो घुड़सवार का बेटा है, भगवान तो गायब हो गया बीच में। वैसे भी अब नया चलन जो बन रहा है कि मैं मतलब बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो दुनिया में और भी जगह आता है। बहुत सारे नेताओं का आप देखेंगे, खासकर जो बड़े बड़े साधु हैं, कि मेरे माँ बाप कोई नहीं थी, मैं मतलब भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि हूं और रूप में आया हूं, वह तो मात्र माध्यम थे, वगैरह थे। कुछ का कुछ भी कहा जा सकता है। जब विज्ञान को आपने धत्ता कर दी है तो फिर बकवास का जमाना है। जी, ड्रोन कहूं या ड्रोन्स कहूं के मामले में चाइना ने इतिहास रच दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या कर दिया है सर? जी हाँ, कुछ समय पहले का खबर था 5 सितंबर का कि तकरीबन 7,000 से अधिक, और अभी 2-3 दिन पहले 8,100 ड्रोन। यानी कभी हम देखते हैं कि जब भी स्पोर्ट्स का जब शुरुआत होता है, अंत होता है, तो लड़के लड़कियां नृत्य करते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन में, जिसमें 50, 60, 100, 200 भी होते हैं। इन्होंने 8,000 से अधिक ड्रोन इकट्ठे सिंक्रोनाइज करके किया। हालांकि वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो बड़ा ही खूबसूरत होगा। और जो भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने और दूसरे लोगों ने कहा कि कर दिया है। तो चीनी जो है, कहने के लिए हम पहले कहते थे कि चीनी छोटे छोटे चीजों में और वैसे चीजों में कि चीनी सामान का क्या भरोसा, हम मजाक उड़ाते थे। अब वह नहीं है। चीन वास्तव में बहुत ही अधिक विकसित हो चुका है। और मैंने कहीं पे एक बार चर्चा की थी कि 8,000 ना हो, लेकिन 100-200 ड्रोन, जैसे आज रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर 70-80 ड्रोन के साथ पूरे देश भर में हमला करते, 2 या 3 ड्रोन इकट्ठे जाते हैं मैक्सिमम। यहां पे 100 ड्रोन इकट्ठे चले जाएंगे कुछ दूरी मेंटेन करके और पूरे बॉम्ब के साथ, तो उसका नजारा क्या होगा? तबाही का ही जी वो चीज होगा। जी, चलिए, ये तो साउथ इंडिया की फिल्में भी नहीं दिखा पाएंगी जो 1 लाख में पूरी गाड़ी को उड़ा देती है। खैर, अगली जो खबर है वो अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई है। नया सर्वे सामने आया है सर, जिसमें कहा जा रहा है ओहायो, एक जो राज्य पड़ता है जहां पे हेती पाए जाते हैं ज्यादातर, मतलब रहते हैं, वहां पर ट्रंप 50% पर पहुंच गए हैं और हैरिस 44 पर रह गई है। ये क्या हो गया? हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले के सर्वे में था कि ट्रंप पीछे चल रहे हैं, 44 से 45% थे और हैरिस 47 थे। अब 50-50 आगे बराबरी का मतलब वो हो गया। तो जो इन्होंने एक मुहिम किया था ये, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं उनका कि भाई हैती से जो आ रहे हैं नए नए वहां के मजदूर आ रहे हैं, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, इस तरह का घटिया प्रचार इन्होंने शुरू किया था। रेसिस्ट खा जा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली खा जा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली खा रहे, वो भी आया था जी। डोमेस्टिक वो खा रहे, बहुत ही निम्न स्तर का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कई जगह पे यहाँ के जो आरएसएस के जो लोग करते हैं, मीडिया पर डालते हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया। खैर, तो उसके कारण शायद इनको मिला। लेकिन दूसरा कारण देखिए, पूरे अमेरिका में खासकर वैसे जो छोटे छोटे राज्य है जिनका मतलब होता है, चूंकि वोट जब काउंटिंग होता है, उनका जो कॉलेजियम सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें 270 आना चाहिए, और अभी के हिसाब से
कमला हैरिस को 270 आ रहा है, जबकि ट्रंप को 268 आ रहा है। और ऐसे जगह में पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो 4-5 छोटे छोटे जगह है, पेंसिल्वानिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये सब दूसरे दूसरे जगह है, जिसमें ये भी एक राज्य आएगा जिसका आपने नाम लिया, जिसमें हैती जाकर रह रहे हैं, यानी ओहायो में। तो यहां पे चीज चल रहा है, तो बड़े ही कांटे की टक्कर है, कहना बड़ा मुश्किल होगा। और दोनों तरफ से देखें, हैरिस जो शुरुआती दौर में आई थी, इनका हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा देख के लोग इनके तरफ आ गए थे। फिर धीमे धीमे से समय बीता तो इन्होंने कहा कि केवल औरतों के बच्चादानी के ऊपर औरतों का अधिकार हो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, और हमें क्या दे रही है, ना नौकरी की बात है, ना कुछ की बात है। जहां तक मिडिल ईस्ट में लड़ाई की बात है, पैलेस्टीन लैंड की बात है, एक ही मसला है कि कौन ज्यादा उनको प्यार करता है, इससे अधिक कुछ है नहीं। अब वहां भी जहां तक है पूरे यूक्रेन में युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर भी कुछ मसला नहीं आ रहा है। इसलिए कुल मिलाकर जनता दोनों को देखे तो 45-46% में आ गया, 8-9% फिर से। अब चूंकि उनके पास जो भी विकल्प था वो इनके साथ आ चुके हैं, ट्रंप के साथ, तो वो बेचारे हताश है, निराश है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो ये नतीजा अभी कांटे की टक्कर सही शब्द इनके लिए बनता है। जी, मेरा कहना है आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, तो एक सवाल तो ये होना चाहिए अमेरिकियों के सामने, और दूसरे कम से कम ट्रंप के मुकाबले एक महिला हंसते हुए अगर बात करे, मुस्कुरा के बात करे, टेंशन में ना रहे, यही ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर? ये तो अच्छी बात है। ये मुस्कुराहट बिखेरने के बाद शायद जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो भी कर रहे हैं कि जनता के बीच से मुस्कुराहट बिखेर दूंगा। ये जुमला अभी तक भारत में नहीं आया। सड़कों पे देखे, जैसा आपने एक दिन कहा था कि उदास चेहरा, दुखी चेहरा, तनावग्रस्त चेहरा, यानी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 50% भारतीय, क्या हम लोग आधा पागल हो चुके हैं? किसी ने कहा था नहीं सर 90% हो चुके हैं। खैर जो भी हो, तो उस स्थिति में देखिए, और वो भी भारत से जुड़ी हुई है, तो वहां पे पहला चीज ऐसा होगा, हालांकि भारतीय, जहां तक भाजपा और आरएसएस की बात है, वो लोग ट्रंप को जिताना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, वहां की जनता निर्णय करे। हमारे बोलने का उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। जी, शर्म गरत बाकी नहीं है, वरना कुछ लोग अगर होते तो माहौल बनाते कि क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि कमला हैरिस हिंदू है और वो अमेरिका में चुनाव लड़ रही है, तो उसको हरवाया किससे जा रहा है? ट्रंप से। एक सवाल वैसे आज राकेश टिकैत ने उठाया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों को लिख कर देना चाहिए हलफनामा कि वो शाकाहारी हैं। शाकाहारी हैं। चलिए, उन्होंने जो सवाल उठाया वो अच्छा प्रश्न है। अब चूंकि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो शाकाहारी हैं, तथाकथित रूप से काफी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे वो लोग हैं, और इन लोगों का जो एक जुमला होता है शाकाहारी होने का, हमारे इतिहास में देख लें और वर्तमान में देख ले, हमारे जितने भी दलित वगैरह भाई हैं, हम लोग खुद भी चाहे दलित हो या ना हो, हम लोग मांसाहारी हैं, चाहे वो मछली खाएं, बकरा खाएं या कुछ और खाएं। नंबर 2, जहां तक बात है, पूरे विश्व भर से भी हटा दे, भारत में हटा दे, तो जो हमें ताकत मिलती है, खाना क्यों खाते हैं? शरीर को ताकत देने के लिए, ताकि हम बढ़े और एक खास उम्र के बाद से उसको मेंटेन करें, या बूढ़े होने के बाद से जल्दी खत्म ना हो जाए। उसका 20 से 30% वो मांस खाने से आता है। यानी ये जानवर है, हमारे इंस्ट्रूमेंट है, औजार है हमारे जीवित रहने का और आगे करने का। चाहे हम औजार के रूप में जैसे बैल वगैरह को हम तेल निकालने में करते हैं या खाने में करते हैं, उनको पालते हैं करते हैं, और उसको हम शाकाहारी करें। एक आंकड़े के हिसाब से, पता नहीं मेरा पूरा मुझे याद नहीं है, चीन में आंकड़ा जब किया गया तो वहां के लोग हैरान रह गए कि जितने इंसान है वहां पर, यानी 140 करोड़, उससे ज्यादा वहां के कुत्ते बिल्लियां हैं। उसको कहां से रखोगे भाई, कैसे करोगे? और तुम वैसे ही गाय भैंस कर दो। अभी भी यूपी में देख ले, बाड़े में घुस घुस के फसलों को बर्बाद कर रही है, वही हालत हर चीज का हो जाएगा। तुम क्या करोगे? चलिए, उपराष्ट्रपतियों की बहस होने जा रही है सर अब अमेरिका में। ये इंटरेस्टिंग होगा संभवतः मेरे हिसाब से, क्योंकि जहां तक पहले था बाइडेन का हुआ तो वो बेचारे सठियाए हुए थे, उसके बाद से कमला हैरिस का है तो हंस के इन्होंने इनको मार दिया। ये वहां से आगे उनसे बहस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हार जाएंगे। अब उपराष्ट्रपति दोनों बोलने वाले हैं, एक तथाकथित रूप से सेंट्रिस्ट हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक्सट्रीम राइटिस्ट का ही लेते हैं। यदि ओहायो की बात करें, जिसने आपने कहा कुत्ता बिल्ली खाने की बात, इसका लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों चिल्लाएंगे, चिल्पों करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहां की जनता के लिए केवल यह एक एंटरटेनमेंट का साधन है और दिखाने की कोशिश है कि हमारा प्रजातंत्र बड़ा जबरदस्त है, जिसका आधार कहीं से भी ना जनता के लिए है, ना जनता का है, ना जनता के द्वारा है। जी,
चलिए अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का और पहला जो अपडेट है वो है हसन नसरुल्लाह से जुड़ा हुआ। उनकी मौत को लेकर बाइडेन ने कहा कि इंसाफ किया इजराइल ने और अब इस इलाके में जंगबंदी हो जाएगी। क्या इन बातों से ऐसा नहीं लगता कि इजराइल नहीं, यह हत्याकांड पूरा अमेरिका नहीं करवाया सर? अमेरिका का इतिहास रहा है हत्या करवाने का, असैसिनेशन जिससे कहते हैं, और दूसरे देशों के राजतंत्र को खत्म कर देना। यदि हम कुछ उदाहरण और ले लें, खासकर अरब कंट्रीज से ले लें, तो कर्नल गद्दाफी इन लोगों ने मरवाया और उसका डायरेक्ट वीडियो दिखाया, खून से लथपथ, है ना। मतलब ये बहुत बड़ा जैसे काम कर रहे हो। वैसे ही सद्दाम हुसैन के साथ इन लोगों ने किया, उससे पकड़ के उससे मरवाया। यानी जो भी इनका विपक्षी है, हेड तक को छोड़ते नहीं है। यूगोस्लाविया का डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन यूगोस्लाविया के 6-7 खंड कर दिए। वहां की अभी भी औरतें याद करती है कि नेटो के सेना ने आकर किस तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया और किस तरह से औरतों की इज्जत को एकदम बर्बाद कर दिया, छत विछत करके रख दिया, इसलिए कि वहां की यूगोस्लाविया की तोड़ना चाहते थे। वैसे भी एक इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, ओलमार्ट करके हैं, इन्होंने 2008 की बात की थी। उस समय जो भी हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनके कार में धमाका हुआ था और आज तक ये पता नहीं था कैसे चला। इन्होंने कहा जो धमाका हुआ, जो बारूद भरा गया था, वह इजरायली के जो मोसाद है हम लोगों ने किया था। और अब जाके यहां पे कर रहे हैं, और पूरा इजराइल, अमेरिका, यहां तक कि बाइडेन जैसा भी धूर्त इंसान और जो कि दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, इस पे कह रहा है कि बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, अब वहां शांति होगी। हालांकि पत्रकारों सबों ने हंगामा करके पूछा, भाई अपने जो मरवाना है मरवा दिया, लेकिन अब वहां शांति कैसे होगी? तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसने कहा कि नहीं, अब पीस ही एकमात्र रास्ता है। पिछले 1.5 महीने से कूद रहे हैं, फांद रहे हैं कि शांति होने वाला है, होने वाला है। और अंदर ही अंदर करके ईरान के नए राष्ट्रपति ने बड़ा स्पष्ट रूप से साफ कहा है कि इस हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल, एक्चुअली चीफ हम लोग कहते हैं, उनका वास्तविक चीज है सेक्रेटरी जनरल, चुनाव करके वहां का शुरा जो भी सबमिट होता है उसके माध्यम से करके बने हुए हैं, और उसकी हत्या अमेरिका के कहने से हुआ है, और वो सही कह रहे मेरे हिसाब से। जी, अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल्लाह अब क्या करेगा, और जो नए चीफ बनाए गए हैं वो कौन है? नए चीफ उनमें थे अभी वाइस या मतलब सेकंड इन कमांड थे हिजबुल्लाह के हायरार्की में। इन्हीं के माँ की तरफ से मतलब कजन भाई लगते हैं, अब जो भी हो, माँ के बेटे हों या मामा के बेटे हों, जो भी, उतना मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हों। और यह भी कहते हैं कि कम करिश्मेटिक लीडर नहीं है, जहां तक पहले की बात चलती है, नसरुल्लाह की बात हो रही है, उनसे कम नहीं है और बड़े ही सशक्त है। आश्चर्य देखिए कि छुप के काम करने का नतीजा, अभी भी मीडिया में कह रहे हैं कि 55 से 60-62 साल कहीं भी बीच में हो सकते हैं। इनको एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्या है, कैसे हैं, लेकिन उम्र मान के चलते हैं कि 60 वर्ष के हैं। यानी वहां के पॉलिटिकल लीडर, हमास और हिजबुल्लाह यह केवल मिलिट्री नहीं है, वहां एक पॉलिटिकल आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव लड़ते हैं, और इनका एक लेयर होता है बनने का, जैसे बाकी किसी देश में होता है। और यह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़ रहे, देश को चलाने के लिए, और आम जनता के बाकी सहमति से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब में काम करते हैं। तो उस हिसाब से हैं, और हमारा नजरिया केवल यही तक है कि यह जियोनिस्ट और अमेरिकन इंपेरियलिज्म के खिलाफ किस तरह से लड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के लिए कहां कहां कैसे युद्ध कर रहे हैं, उसका हमारे तरफ से पूरा समर्थन है। जी, इराक से इलाट पर ड्रोन चला, हूतियों ने तेल अवीव में उस समय मिसाइल चलाई जब वहां पर नेतन्याहू अमेरिका से आकर उतर रहा था अपने जहाज से। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन ईरान की बात करते हैं सर। इस्माइल हानिया को वहां पे मार दिया गया हो, या ईरान के ऊपर और दमिश्क में हमले हुए हो, तमाम तरीके की चीजें हुई हों, और अब हिजबुल्लाह हत्याकांड जो हुआ है हसन नसरुल्लाह का, उसमें भी उनके एक जनरल के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन ईरान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ईरान की सोच क्या है। ठीक है, एक ब्रिगेडियर भी मारे गए, वो कंफर्म हो गया। ये जनरल मारे गए हैं कि नहीं भी कंफर्म नहीं है, शायद घायल होकर कहीं छुपे हैं या वहां से हटाया गया है या मर चुके हैं, मुझे नहीं मालूम। मतलब कम से कम मुझे मीडिया में नहीं मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश की, जानना चाह रहा था। एक चीज और भी स्पष्ट है कि इजराइल क्लेम कर रहा है, यहां तक कि नेतन्याहू भी क्लेम कर रहे हैं और अमेरिका वगैरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडरशिप था वो हमने तकरीबन नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। और पहले ही जहां तक उन्होंने पेजर्स अटैक किए थे और बाकी जगह किया है, अब हिजबुल्लाह भी इसके तरफ, हमास की तरफ लड़ने में एक तरह से कोहेसिव आर्मी नहीं रहा।
कोहेसिव मतलब कि अब टुकड़े टुकड़ों में बट रहेगा, एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक कमांड के अंदर आर्मी का जरूरी कि एक कमांड के रख के वह लड़े, उस तरह की स्थिति नहीं रह गया है। मुझे संदेह इसके बावजूद पूरी की पूरी तरह से इधर से चल रहा है, जिसमें हुतीज ने भी अपने मिसाइल दागे पहुंचाया, जैसा आपने कहा, ये लोग भी रॉकेट मार रहे हैं, लॉन्ग रेंज रॉकेट मार रहे हैं, और पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहा है, आग भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका जो भी एयर डिफेंस है या आयरन डोम है पूरी तरह से रोक रहा है। जहां तक आपका मुख्य सवाल है, मैं थोड़ा सा कतरा रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं कि ईरान की विदेश नीति क्या बनती है। यदि ईरान अभी तुरंत कुछ एक्शन नहीं ले पाता है, ईरान के IRGC के चीफ ने कहा था कि हम डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को पता चलेगा, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं पता चल रहा है, सवाल उठना शुरू हो गया है और नहीं कुछ करते हैं। तो उसका दो कारण, एक तो यह है कि मिलिटरली अपने आप को देख रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी बचती है और हम किस तरह से नॉर्थ कोरिया और साथ साथ ईरान के साथ रशिया कितना उनको मदद कर सकता है, सबसे बड़ा महत्व है। यानी बैलेंस ऑफ पावर कितना रहता है। पिछले 10-11 महीनों में अमेरिका, जर्मनी और सब ने मिलकर आर्म्स एम्युनिशन से भर दिए हैं और इनके एक एक ठिकानों के रेसिस्टेंस का पता कर लिया। नंबर 1 ये हो गया। दूसरे, ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है हालांकि कि हम छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला जरूर लेंगे, और यहां भी जहां अमेरिकी जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इराक और सीरिया में, उसको भी हम तबाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कथनी करनी में अभी हालांकि अंतर आ रहा है। इनका वास्तव में कोई स्ट्रेटेजिक एम है तो हमें नहीं पता चल रहा है कि किस ढंग से होगा। और जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह के पास कहा जाता था, जो कि लगता भी था, कि तकरीबन 1 लाख रॉकेट्स एंड मिसाइल्स है, वह नजर आ सकता है, जिसकी काफी संभावना है। तो वह कब वास्तव में पूरी तरह से आक्रमण करेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल अटैक के कारण शॉक मानसिक रूप से नहीं, फिजिकली मिलिट्री रूप से जो हुआ है, जिसमें इनका नेटवर्क जो अभी तबाह हुआ है, शायद उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं सर। पहले हानिया की हत्या हुई तेहरान के अंदर, फिर अब हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं, और जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो सिर्फ इसमें बिजी नजर आ रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे जो इमेज आ रही है उससे मैं बात कर रहा हूं, कि उनका अमेरिका से संबंध ठीक हो जाए, यूरोप से संबंध ठीक हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिका यूरोप से संबंध बेहतर करना चाहते हैं। खुद के ऊपर जो भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, ट्रंप के समय में जो लगा था, उसको खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो भी हैं, जहां पे न्यूक्लियर संवर्धन होता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके हिसाब से, ना कि IAEA के कहने के हिसाब से ये वास्तव में एटम बम बनाना चाहते हैं, वो है। तो उसके लिए है, हो सकता है वास्तव में एटम बम बना रहे हैं, कुछ और चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी में इन्हें टाइम लग रहा है, जिसमें 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने लग रहा है, वो लॉन्ग टर्म वाली तैयारी नजर नहीं आती, वो चीज हो रहा है। तीसरी चीज बिल्कुल वही हो सकता है, तो लेकिन क्या तब इनको वहां का राष्ट्रपति रहने दिया जाएगा पेजिशकियान, कि भाई हमारी इज्जत जो भी मिडिल ईस्ट में है, मान लेते हैं कि पुतिन जैसे यूक्रेन में वो तैयार हो जाते हैं युद्ध शांति के लिए, कि कुर्स्क में अभी यूक्रेन सेना अभी भी बैठी हुई है, तो क्या वहां की सेना और जनता इन्हें रहने देगी? ईरान में भी यह नहीं रह पाएंगे 1 हफ्ते तक के लिए, यदि इन्होंने घात करने की कोशिश की तो। जी ठीक है। क्या इसी हत्याकांड के बाद ईरान का दौरा करना चाहते हैं रूस के प्रधानमंत्री, या पहले से वो तमाम जगह घूमते रहते हैं? नहीं, रूस के प्रधानमंत्री इस तरह नहीं घूमते हैं जैसे कि वहां के राष्ट्रपति घूमते हैं। रूस के प्रधानमंत्री का नाम कम ही आता है। विदेश मंत्री बहुत घूमते हैं, वहां के रक्षा मंत्री बहुत घूमते हैं, नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो, ये कम ही घूमते हैं, अंदर ही रह के सारा कुछ मैनेज करते हैं। ये बड़े समयों के बाद यदि चुपचाप निकले हों, अफ्रीका वगैरह किसी देश में गए हो तो मुझे नहीं याद है, तो इस हालात में जा रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई ये कांड हो चुका है, हमारे युद्ध की यह सिचुएशन है, वर्ल्ड में ये चीज है, अमेरिका में चुनाव के कुछ ही दिन है, बाइडेन या ट्रंप या बाइडेन के जगह पे कमला हैरिस जो भी आने वाली है, नवंबर में पता चल जाएगा कौन आएगा। उनकी विदेश नीति में जो ही थोड़ी सी डगमगाहट है वो खत्म होता नजर आ रहा है। इजराइल भी कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। उसमें ईरान की क्या ताकत बनती है, क्या मंशा है, रूस किस तरह से मदद कर सकता है, तुम हमें किस तरह से मदद कर सकते हो, जो तुमने हमें यदि हथियार दिया है, ड्रोन्स और मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल दे रहे हैं, इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे की कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे और अधिक उत्पादन कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजिक
एक मीटिंग होने वाली है जिसमें केवल धंधा ही नहीं बल्कि मिलिट्री वॉरफेयर, ग्लोबल मिलिट्री वॉरफेयर जो दोनों जगहों से इंक्लूडेड है, खासकर मिडिल ईस्ट में, उसकी बहुत ही गहनतम चर्चा होगी। जी, ये कौन से महान सीरियाई हैं जो हसन नसरल्ला की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं और मीडिया खूब बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है? ये महान कहें या जो ही कहें, ये जो नॉर्थ ईस्ट के सीरिया के हैं, जहां की जब 10 या 11 वर्ष पहले वहां पे जब अंदरूनी युद्ध शुरू हुआ था और कई टुकड़े आए थे, और उसके बाद से वहां के अभी के राष्ट्रपति टिके रहे कि ना रहे, इस पे चला था, और इनको मदद करने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां पहुंचे थे, और जिसके कारण हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में यह कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने वहां के जो भी विद्रोही सैनिक थे और जिनका अमेरिका के साथ साठगांठ था, उन्होंने एक सीरियन नेशनल पार्टी करके बनाया था, रेसिस्टेंस बनाया था, उनको तकरीबन नेस्ता नाबूद कर दिया था, और केवल वह इडबिल में रह गए हैं ये लोग, या इडलिब, जो भी इडलिब में रह गए हैं। वहां की आबादी काफी है, करीब 40 से 45 लाख लोग हैं वहां पे, और ये लोग खुशियां मना रहे थे। इनके नजर में हिजबुल्लाह ने इनके यहाँ के भारी तबाही की थी उस समय से लेकर, और हम उनके विरोधी जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया था रशिया के साथ मिलके, और जैसे उन्हें तो हरा के ये लोग जीत जाते और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट होती, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं, और कोई बात नहीं। जी, सवाल यह है कि जश्न बाकी लोग कब मनाएंगे, और कब तक सिर्फ बातें ही की जाएंगी कि हमास से ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के पास ये है, हिजबुल्लाह के पास वो है। क्या वो दिखाने के लिए रखा है? उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, दुनिया को भी इंतजार है। और ईरान जो है, क्या सिर्फ हूतियों के जरिए ही या इराक में अपने बैठे हुए मिलिशिया के जरिए ही कुछ करेगा, या सीधे भी कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? क्योंकि इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की सिर्फ अभी तक बातें चल रही है, जो आजकल खत्म भी हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।